So now वैटसन एंड क्रिक ने कौन सा स्ट्रक्चर दिया? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, राइट? एंड दिस स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक, ये सेम स्ट्रक्चर विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने, किसने? विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन, इन लोगों ने स्टडी किया था बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। इन्होंने शो कैसे किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन, ओके। और तब जाके इनको पता चला था, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपकी क्लॉक इस तरह से जाएगी, 12 बजेंगे, 1 बजेंगे, राइट? सो दिस इज विच वन? राइट हैंड। इस ऐसे सर को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड। अगर उल्टा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट हैंड। तो जो डीएनए का कॉइलिंग था वो इस तरह था, राइट हैंडेड हेलिक्स था, यानी ये आपके राइट हैंड से ऐसा घूमेगा, वो इस तरह से, ये सर्कल, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड कॉइलिंग। ये जो सर्कल हो रहा है डीएनए कैसा है? राइट हैंडेड। अगर वो इस तरह से जाता तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक में उनको दिखा था जो हेलिकल, हेलिक्स यानी सर्कल सर्कल आपके स्प्रिंग जैसा, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है? राइट हैंडेड। कैसा है? राइट हैंड, राइट से उन्होंने स्टार्ट किए थे। अगर आप ऐसे खड़े रहोगे, ये आपका राइट हैंड है, तो इस तरह से वो घूमता है डीएनए, राइट? इस तरह से नहीं, इस तरह से क्या हो गया? लेफ्ट हैंडेड। जैसे आपकी क्लॉक हो गई, जो आपकी क्लॉक जाती है वो राइट साइड में से जाती है, और अगर पीछे तो कभी जाएगी नहीं, पीछे कौन सी है? लेफ्ट हैंडेड। तो कोई भी स्पाइरल का अगर आपको देखना है कौन सा डायरेक्शन है, तो आपको किस तरह से बोलना है? राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है। ये सब के लिए वैटसन एंड क्रिक को, जो उन्होंने डबल स्टैंडर्ड मॉडल किया था, उनको नोबेल प्राइज मिला था ड्यूरिंग 1962। तो ऐसी चीजें स्पेशली 1962 में जो आपके एनसीईआरटी ने बोली है कि इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये ऐसे साइंटिस्ट के नाम, ईयर आपको याद रखने हैं। जैसे मेंडल ने जब उनका पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट किया है आपके बुक में, दैट इज इन केस ऑफ द जेनेटिक्स चैप्टर में, तो वो जब उनको नोबेल प्राइज मिलता है, कुछ बहुत बड़ी चीज रहती है, वो आपको ईयर और साइंटिस्ट का नाम और वर्क याद रखने, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट योर वैटसन एंड क्रिक, उनको इसके लिए। और फिर वो जो उनके मॉडल में जो राइट हैंड उन्होंने बताया था, वो उन्होंने किन्होंने कंफर्म किया? विल्किंसन एंड फ्रैंकलिन ने। और बेस्ट मेथड कौन सा था फिर? एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो ये तो हो गया आपका किस हिस्टोरिकल प्राइज। अब हम लोग देखते हैं कि वैटसन एंड क्रिक ने जो डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वो कैसा था, ओके? न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले किन्होंने देखा था? फ्रेडरिश मिशर ने। कहा देखा था? पर्स सेल में। उनको क्या बोला था? न्यूक्लियन। और उन्होंने उनको नाम क्या किया दिया था? न्यूक्लियन। डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर किन्होंने अच्छी तरह से स्टडी किया था? वैटसन एंड क्रिक। और एक्सरे डिफ्रैक्शन कौन था? दैट इज फ्रैंकलिन। आपको याद रखना है, एक्सरे डिफ्रैक्शन इज द फ्रैंकलिन वन। अब हम लोग देखते हैं two strands, they are anti-parallel to each other. What is mean by anti-parallel? पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल। तो ये होगी आपकी वन स्ट्रैंड, ये 5 नंबर कार्बन सबसे ऊपर रहेगा एंड 3 नंबर कार्बन नीचे रहेगा। तो ये होगी आपकी पहली स्ट्रैंड। उसके सामने जो पैरेलल स्ट्रैंड है, यहां हम लोग निकालते, 3 प्राइम यानी 3rd कार्बन नंबर ऊपर रहेगा और यहाँ पर 5th कार्बन नंबर ऊपर रहेगा। तो इसीलिए इसको पैरेलल है, एक दूसरे से पूरा पैरेलल है, लेकिन कैसा है? ये 5 ऊपर है और 3 नंबर का कार्बन नीचे की तरफ डायरेक्शन करता है। यहाँ पर 3 नंबर का कार्बन ऊपर है और 5 का नीचे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। सो एंटी पैरेलल वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्यों है, हम लोग जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब बोलेंगे। बिकॉज कार्बन नंबर 5 और यहाँ पर कार्बन नंबर 3 एक दूसरे को फेस करते हैं। 5 नहीं, 5 और 3। और बैकबोन तो आपको ऑलरेडी पता है, बैकबोन इज फॉर्म बाय पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन बेसिस नहीं। नाइट्रोजन बेसिस जो है, एक है एडेनाइन, ग्वाइनाइन, दूसरे साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। तो यहां पर इनका पेयरिंग होता
adenine is always pair with thymine. A to T, A pair with T with 2 bond, ऐसा याद रखना है. A to T by 2 bond and guanine pair with C by triple bond. ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट. So adenine pair with thymine by 2 bond, A to T by 2 bond and G to C by 3 bond. यूरेसिल डजंट पेयर विथ एनीथिंग. तो इसीलिए डीएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, याद रखना है आपको ये, राइट. सो यूरेसिल डजंट फॉर्म्स द पेयर. सो ए ऑलवेज पेयर विथ टी एंड जी ऑलवेज पेयर. ऐसा कभी नहीं होता कि ए इज पेयरिंग विथ सी. एंड दिस थर्ड बॉन्ड इफ यू सी इट इज कॉल्ड, एक था आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपका पेंटो शुगर नाइट्रोजन बेस, और यहाँ था आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और ये आपका कौन सा था? दैट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड. अब यहां पर जो एक और बॉन्ड है, इसका एक नाइट्रोजन बेस, राइट, और ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, अगर यहां एडेनाइन होगा तो इट इज ऑलवेज पेयर विथ टाइमिन बाय डबल बॉन्ड. अगर यहाँ ग्वाइनिन होता, साइमिन, साइटोसिन, इट इज बाय ट्रिपल बॉन्ड. तो ये हो गया पेयरिंग. ओके, ये भी इन्होंने बोला था. नाउ व्हेन दे स्टार्ट, दे टेक, यहां से स्टार्ट होगा और स्पाइरल है, दिस इज द स्पाइरल. सो इफ दिस स्पाइरल दे फिनिश द 1 टर्न, फिर दूसरा टर्न आएगा, राइट. और ये इस तरह से हम लोग यहां तक निकालते हैं. सो 1, 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7, 8, 9 और 10. यहां से दूसरा टर्न चालू हो जाएगा, राइट. सो ड्यूरिंग टर्न, व्हेन दे टेक द 1 टर्न, ओके, द लेंथ, ओके, सो हाउ मच द लेंथ? इट इज इन 34 एंगस्ट्रॉन. एक टर्न के लिए यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है पूरी यहां से पूरा 360 डिग्री जो कंप्लीट कर रही है, राइट. इस पूरे टर्न की जो लेंथ है पूरे 360 डिग्री है. और कितनी है? एक राउंड जिसको लगने को या टर्न को या 360 डिग्री को जितना डीएनए टर्न होता उसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट. एंगस्ट्रॉन में काउंट करते हैं, जैसे सी वैल्यू पिकोग्राम में, तो ये टर्न किसमें हम लोग काउंट करते हैं? दैट इज इन द एंगस्ट्रॉन यूनिट. तो एक सर्कल, यानी यहां से डीएनए निकला है, फिर यहां आके रुक गया, तो ये पूरा जो एक सर्कल फिनिश करने के लिए उसका लेंथ कितना है? 34 एंगस्ट्रॉन. और 360 डिग्री का टर्न रहता, कोई भी सर्कल कितना रहता? 360 डिग्री. अब एक टर्न में, ओके, सो आई विल जस्ट मेक इट मोर क्लियर फॉर यू. ये हो गया आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये उसका एक कंप्लीट टर्न है, और ये उसके साथ का एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. अब आपको समझ में आएगा. ये हो गया पूरा, तो ये पूरा यहां से जाके यहां तक, ओके. सो दिस इज कंप्लीट टर्न. इट इज हाउ मच? 360 डिग्री. फिर यहां से और सामने आ जाएगा इस तरह से, राइट. तो अभी हम लोग यहां तक ही देखते हैं, राइट. सो दिस कंप्लीट टर्न 360 डिग्री का, ये जो कंप्लीट टर्न है 360 डिग्री का, कितना लगता है? ये लेंथ कितना है? 34 एंगस्ट्रॉन यूनिट. टोटल लेंथ कितना है? 34 एंगस्ट्रॉन. अब इस जो टर्न में है 2 स्ट्रैंड है, ओके. एक का 5 प्राइम वाला है, नीचे वाला 3 प्राइम वाला है, राइट. ओके, नीचे वाला यानी ये हम लोग सामने लेके जाते हैं, ये 5 प्राइम वाला है और ये 3 प्राइम. तो समझ में आया आपको? 5 प्राइम है, 3 प्राइम. अब एक कंप्लीट टर्न करने के लिए, ओके, यहाँ पर बेस पेयर अटैच है दोनों, तो यहाँ एक बेस पेयर अटैच, हम लोग दूसरे कलर से निकालते हैं बेस पेयर, रेड कलर से. ये एक बेस पेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पर
10। सो पूरी जब टर्न कंप्लीट होंगे तो कितने बेस पेयर लगे थे वो टर्न कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री का? 10 बेस पेयर। तो यहां पर लिखना है 10 बेस पेयर नाइट्रोजन बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर कौन सी रहती है? एडेनाइन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वाइनिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन। अगर यहाँ समझ लो एडेनाइन होगा तो यहाँ थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा तो ग्वाइनिन होगा, एडेनाइन होगा तो ग्वाइनिन थाइरोसिन। तो ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड। सो वापस यहाँ पर अगर एडेनाइन होगा तो यहाँ पर थाइमाइन होगा, डबल बॉन्ड। कहीं पर भी आपका यहाँ पर ग्वाइनिन होगा तो यहाँ पर साइटोसिन ही होगा, और बॉन्ड कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर साइटोसिन है, ग्वाइनिन 100% बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। एडेनाइन थाइमाइन द बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। ग्वाइनिन साइटोसिन द बॉन्ड इज ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से ऐसे कितनी बेस पेयर है? ये लैडर जैसा है आपके, लेकिन स्पाइरल लैडर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 लगते हैं आपको, राइट? तो ऐसे 10 बेस पेयर लगेंगे। ओके, सो अब अगर थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिमाग निकालो, ये बेस पेयर एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। बेस पेयर आर ऑफ इक्वल डिस्टेंस। अगर पूरे टर्न को 34 एंगस्ट्रॉन इतना इसका लेंथ है तो दोनों के बीच में कितना होगा? दोनों के बीच में बहुत आसान है। अगर 10 बेस का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉन है तो दो के बीच में कितना होगा? 1 और 1, लाइक इट इज एक बेस पेयर का जो डिस्टेंस रहेगा दोनों में 3.4 रहेगा। सिंपल। हाउ मच इट इज? 3.4। देखो 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आएगा? 34। सो कभी भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे कि दो बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है, दो, एक ये एडेनाइन थाइमिन और एक ग्वाइनिन समझ लो साइटोसिन, तो ये डिस्टेंस कितना है? 3.4। अगर दोनों में का पूछा तो कितना हो गया? 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज 6.8। अगर 1 2 तीसरा भी अगर होगा तो कितना हो गया? इट इज लाइक 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो इस तरह आपको 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आखिर में एक टन के लिए कितना डिस्टेंस है? 34। सो टोटल एक टन के लिए 34, और बेस पेयर, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में का डिस्टेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉन यूनिट। याद रखना है आपको। दिस इज इजी, राइट? और हेलिक्स, अब ये जो दोनों हेलिक्स है, हेलिक्स का जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स, इट इज हाउ मच? इट इज 20 एंगस्ट्रॉन। ये भी पूछते कभी कभी। द डायमीटर ऑफ ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है कितना है? 20 एंगस्ट्रॉन। यानी आप ये जो सर्कल करते जा रहे हो, ये सर्कल, फिर उसके बाद एक दूसरा सर्कल, तो इस सर्कल का जो डायमीटर है, राइट, इट इज हाउ मच? 20 एंगस्ट्रॉन, राइट? सो सर्कल करने के लिए जो पूरा एक गोल गया था उसका है 34 एंगस्ट्रॉन, और ये सर्कल का इनर डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉन है। सो दिस एंड द स्ट्रक्चर विच इज गिवन बाय वैटसन एंड क्रिक, उस स्ट्रक्चर का नाम है BDNA। अब BDNA का मतलब क्या? वी विल सी। BDNA, इसका मतलब ADNA भी है, BDNA भी है। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ DNA आर ADNA, BDNA, cDNA, D, okay? So these are the and zDNA, ऐसे DNA। अब इनको कैसे क्लासिफाई करते? एक कंप्लीट 360 डिग्री टर्न के लिए कितने नाइट्रोजन बेस पेयर लगते? कितने नाइट्रोजन बेस पेयर लगते? तो BDNA का आपको पता है कितने लगते? 10 लगते। ADNA के लिए 11 बेस पेयर लगते, राइट? CDNA के लिए 9 पॉइंट सम, थोड़ा सा दूसरा बेस पेयर का आधा पार्ट आता, उसके लिए 8 के लिए, और तो 11 10 9 8। अब ZDNA के लिए 7 नहीं लगते। Z में सबसे ज्यादा बेस पेयर लगते 12, तो इसका जो लेंथ है और ज्यादा रहेगा, राइट? तो ये पूछते हैं आपको 12 लगने वाला DNA कौन सा है? Z। 10 का तो वैटसन एंड क्रिक ने कर दिया, A का 11, C का 9.33। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेस पेयर। 9.33 यानी क्या? जो लास्ट का स्टेप्स होगा, लास्ट का बेस पेयर होगा, वो आधा ही लगता होगा, आधा दूसरे इसमें चला जाता होगा, राइट? अगर आप ऐसी स्पाइरल वाली ये देखोगे लैडर,
बहुत ऐसे पुराने इसमें जो रहते किलो में नहीं, घरों में इस तरह की स्पाइरल लैडर रहती। अब अगर नीचे से अगर आप ऊपर देखोगे तो ऐसे राउंड दिखते हैं, और वो जो स्टेप्स रहती है आपकी लैडर की, दे आर जस्ट लाइक द बेस पेयर। और वो लैडर को दो पकड़ने के वो क्या है, उसके दोनों साइड से स्ट्रैंड, शुरुआत 5 से और नीचे 3 से, शुरुआत फिर ऊपर का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन। हम लोग थोड़ा सा इसको तो देखो 3 वाला नीचे 5 में। ओके, तो ये हो गया आपका वैटसन एंड क्रिक। अब एक और रूल है चारगाफ्स रूल, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कॉल्ड चारगाफ्स रूल। व्हाट इज दिस चारगाफ्स रूल? चारगाफ्स इन्होंने क्या बोला था, लॉजिकल रूल है। अब एडेनाइन कभी भी ग्वाइनिन के साथ ही पेयर करेगा, ग्वाइनिन हो तो एडेनाइन के साथ, साइटोसिन हो तो थायमिन के साथ, या थायमिन हो तो साइटोसिन, और ये डबल स्टैंडर्ड है, दोनों रहेंगे। एडेनाइन प्लस ग्वाइनाइन, कभी भी याद रखना, एडेनाइन प्लस ग्वाइनाइन इज इक्वल टू थायमिन प्लस साइटोसिन, बराबर है ना। एडेनाइन कि जितने एडेनाइन है और ग्वाइनाइन इनका टोटल है उतने थायमिन और साइटोसिन का टोटल है। ऐसा क्यों? क्योंकि एडेनाइन पेयर विद, अगर एडेनाइन रहेगा तो थायमिन रहेगा, और ग्वाइनाइन रहेगा तो साइटोसिन रहेगा। तो रूल क्या है, A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। बहुत आसान है। अगर इस पे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत बार इस पे प्रॉब्लम आते हैं, वो आपको देते हैं कि एडेनाइन 10 है, ओके, ग्वाइनाइन 20 है, ओके। सो व्हाट इज द, एडेनाइन 10% है पूरे इसमें, और ग्वाइनाइन 20% है। ग्वाइनाइन नहीं, सिर्फ एडेनाइन का 10% दिया, तो बहुत आसान है। टोटल 100%, एडेनाइन का कितना दिया आपको, 10%, बाकी वैल्यू आपको निकालने। तो एडेनाइन ऑलवेज पेयर विद थायमिन, तो थायमिन का कितना आएगा, सिर्फ 10%। अब बचे कितने आपके, 80%। तो बचा क्या, ग्वाइनाइन के 80 में से 40 बराबर, और साइटोसिन के 40%। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट। कभी कभी क्या करेंगे वो, थायमाइन इज इक्वल टू 10%, तो थायमाइन ऑलवेज पेयर विद द एडेनाइन, तो थायमाइन का 10% है तो एडेनाइन का कितना, 10%। अब बचे कितने, 80%, तो 80 इसमें बांट दो, 40 एंड 40। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। ये है पहला रूल इनका। सो A प्लस जी इज ऑलवेज इक्वल टू T प्लस सी, ओके। दूसरा रूल है उनका, अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू थायमाइन। ये भी सेम ही बोल रहे हो, अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन, बराबर है ना। ए जितना है उतना टी रहेगा, ये उनका दूसरा रूल है। ऐसे ही अमाउंट ऑफ ग्वाइनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, जितना ग्वाइनिन है उतना साइटोसिन रहेगा। अब तीसरा रूल ऐसे उन्होंने कैलकुलेशन का, तीसरा है बेस पेयर रेशियो वाला। तीसरा रूल है उनका बेस पेयर रेशियो, एडेनाइन प्लस थायमाइन अपॉन ग्वाइनाइन प्लस साइटोसिन इज 1, ओके, इज सॉरी इज नॉट 1, इज vary, okay, from one species to another, okay, it's for ones। ये कभी भी बेस पेयर रेशियो A/T और G/C, इनका जो रेशियो है ये स्पेसीज में वैरी करेगा, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग रहेगा, लेकिन एक स्पेसीज में सब में सेम रहेगा। अगर हम लोग ह्यूमन स्पेसीज है तो हम सब में जो रेशियो है सेम रहेगा, बिकॉज वी आर अनदर स्पेस, वन स्पेसीज है। लेकिन हम लोग इसका ले रहे, बर्ड का ले रहे स्पेसीज, हम लोग दूसरे इसमें आ रहे हैं, राइट, ह्यूमन में, तो हमारे जो नंबर्स है, क्रोमोसोम नंबर हो गया, डीएनए, वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, तो हमारा रेशियो भी डिफरेंट रहेगा। तो याद रखना है, बेस पेयर रेशियो डिफरेंट स्पेसीज में वैरी करेगा, डिफरेंट स्पेसीज में वैरी करेगा, और सेम स्पेसीज में सेम रहेगा, इतना याद रखना है आपको, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, दैट इज कॉल्ड बेस पेयर रेशियो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वैटसन एंड क्रिक मॉडल। और उन्होंने एक बोला था, ये जो बेस पेयरिंग में जो ज्यादा नाइट्रोजन बेस है, तो ग्वाइनाइन और साइटोसिन वाले ज्यादा रहते हैं, एडेनाइन और थायमाइन जो है इनसे ज्यादा ग्वाइनाइन और साइटोसिन वाले ज्यादा रहते हैं, यानी G पेयर विथ C, G पेयर विथ C, G पेयर विथ C, ये ज्यादा रहेंगे,
ए पेयर विथ टी थोड़े कम रहेंगे. सो ऑलवेज हाई परसेंटेज ऑफ ग्वाइनाइन टू द साइटोसिन, क्योंकि डेंस रहना है. अब ये इसलिए ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें बॉन्ड ज्यादा है. जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, राइट. और अपना न्यूक्लिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, अपने न्यूक्लियस का जीनोम थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, राइट. अगर इस डीएनए को आप 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस में आप इसको हीट करोगे तो धीरे 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 ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये आपके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे. सेपरेशन बोलना होना, दो स्ट्रैंड का सेपरेशन होना हीटिंग की वजह से, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन 80 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस में इसको गर्म करना और उसके बाद इनको सेपरेट कर देना, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन. फिर थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करना, कूल करना. जैसी कूलिंग कर दोगे हाइड्रोजन बॉन्ड वापस आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रीनेचुरेशन. दैट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन. या रीनेचुरेशन का दूसरा नाम एनीलिंग है. एनील यानी जोड़ना. कभी भी जब हम लोग कोई भी चीज जोड़ते हैं, राइट, ठोक ठोक के तोड़ना, दैट इज तोड़ना. एनील करना यानी जोड़ना. सो दोनों डीएनए स्ट्रैंड में ज्यादा क्यों अच्छे से ज्वाइन रहते हैं, क्योंकि उनमें ग्वाइनाइन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड वाले आपके नाइट्रोजन बेस ज्यादा रहते. दूसरी चीज, उनको अगर आप 80 डिग्री टू 90 डिग्री तक गर्म करोगे तो दोनों स्ट्रैंड के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे हाइड्रोजन और वो दूर हो जाएंगे. फिर वापस ठंडा करोगे तो वापस फॉर्म हो जाएंगे. और फिर अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो फिर वो वापस कभी फॉर्म नहीं होगा, राइट. तो जब भी आपको नई कॉपी बनानी है, ओके, एक नई कॉपी बनानी है, तो आप क्या करोगे, 80 टू 90 डिग्री में ये तोड़ दोगे तो ये एक दूसरे से अलग हो गए, राइट. अब यहाँ का सीक्वेंस है, एडेनाइन है, ग्वाइनाइन है, साइटोसिन, थायमीन, साइटोसिन, ग्वाइनाइन. अब इसका यहाँ था थायमीन, जी का सी था, यहाँ पर सी का जी था, टी का ए था, जी था और यहाँ सी. अब ये तो ब्रेक हो गए. अगर 80 टू 90 डिग्री में आपने इसको ब्रेक कर दिया और जल्दी से ठंडा कर दिया तो वापस जुड़ जाएंगे. लेकिन आपने इसको बहुत देर तक ये कर दिया तो फिर ये वापस नहीं जुड़ेंगे. फिर आप क्या होगा, यहाँ पर आप नए नए न्यूक्लियोटाइड डालोगे. अब यहाँ डालोगे आप थायमाइन वाला, यहाँ डालोगे आप साइटोसिन वाला, यहाँ पर ग्वाइनाइन वाला, यहाँ पर एडेनाइन वाला, यहाँ पर ग्वाइनाइन वाला. फिर वो बॉन्ड तैयार करेंगे अपने और फिर यहाँ से एक नया स्ट्रैंड चालू हो जाएगा और यहाँ पर एक दूसरा स्ट्रैंड चालू हो जाएगा, राइट. तो ये हो गया रिप्लिकेशन, नया स्ट्रैंड फॉर्म करना, इसको बोलते हैं हम लोग रिप्लिकेशन. तो आपको याद रखना है, डीनेचुरेशन करना है, दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बेसिस के ब्रेक कर देना 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस में और उसको वापस अगर जोड़ना है तो उसको बोलते हैं एनीलिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट योर विच वन, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन. सो ये हो गया आपका डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन ऑफ डीएनए. दिस इज द मॉडल विच इज गिवन बाय द वैटसन एंड क्रिक. ओके, सो कितने बेस पेयर रहते, अगर आपको किसी ने पूछा कितने बेस पेयर रहते, तो एक आपका वैसे भी तो डीएनए न्यूक्लियस छोटा, उसमें से आपका डीएनए उससे भी छोटा, राइट. और उस डीएनए अगर 1 माइक्रोमीटर के डीएनए में 1 माइक्रोमीटर के डीएनए में कम से कम 3000 से लेकर 3500 बेस पेयर है. कितने ज्यादा इंफॉर्मेशन रहती है, ये सारे कोड है. फिर धीरे धीरे आपको कोडान पढ़ने, कौन सा कोड किसके लिए काम करता है. तो ये सारे जो बेस पेयर है, और कोड कैसे रहेंगे, ए जी सी टी सी जी. अब 3-3 क्यों, ये भी हम लोग बाद में देखते हैं, राइट. तो ये सारे क्या है, बेसिकली कोड है, राइट. हर कोड किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए, सारे कोड किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए. और बराबर वही अमीनो एसिड ज्वाइन करेंगे जो आप कोड रहेगा उसके, और ये फिर बनाएगा प्रोटीन और इसी प्रोटीन से बनेगा एंजाइम. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द डीएनए स्ट्रक्चर. ओके, अगर आप लोगों ने देखा तो ये तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया. सिंगल स्टैंडर्ड भी डीएनए रह सकता है, राइट. सो व्हाट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी दूसरा स्ट्रैंड नहीं है, एक ही स्ट्रैंड है, उस पे कौन से एडेनाइन है, ग्वाइनाइन है, साइटोसिन है, थायमाइन. ये तो हो गया सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट. कहाँ रहता सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, लैम्डा 174
ओके, दैट इज कॉल्ड लैम्बडा फेज 174 या S13 वायरस। इसमें रहता आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। लोगों के दिमाग में फिक्स रहता कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड रहता, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड भी रह सकता, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन बेस कौन सा होना चाहिए, थायमीन। अगर यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड में है सिंगल स्ट्रैंड और यहाँ पर अगर यूरेसिल आ गया तो आप समझ जाओ ये डीएनए नहीं है, ये है आरएनए, बिकॉज यूरेसिल कोई पेयरिंग नहीं करता। सो डीएनए कभी भी यहाँ पर नाइट्रोजन, ये टी जो नाइट्रोजन बेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो रहेगा तो डीएनए और टी की जगह यू रहेगा तो आरएनए। दो रहेंगे तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एक रहेगा तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। आरएनए का तो सवाल ही नहीं है, राइट। वही आरएनए एक दूसरे के पास में रहेगा लेकिन पेयर तो होगा नहीं, क्योंकि आरएनए में क्या नहीं है, यूरेसिल नहीं है। यूरेसिल नहीं है तो स्ट्रैंड आ जाएंगे एक दूसरे के सामने, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाएगा लेकिन बराबर से पेयरिंग नहीं होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड का तो टेंशन ही नहीं है, वहां पर सिर्फ यहाँ पर यूरेसिल मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका सारा डीएनए। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। Now we will see the structure of RNA. जो हम लोग बोल रहे थे कि ये आपका डीएनए का एक स्ट्रैंड है, यहां पर नाइट्रोजन बेस है 1 2 3 4 5, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। फिर ये दूसरा आएगा न्यूक्लियोटाइड वहां पर 1 2 3 4 5। अब ये अगर डीएनए है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर वापस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो एक ही साइड से कोई भी टू थ्री फोर, तो यहाँ जो फॉर्म हो रहा है ये है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड, यहाँ पर सिर्फ। तो ये जो देखा है आपको कौन सा एंड है, 5 एंड है जो फ्री है सामने, और ये जो एंड है जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फ्री वाला, ये कौन सा एंड है, 3 एंड। मैंने बोला ना 5 एंड और 3 एंड। अब आपको यहाँ पर हम लोग एडेनाइन लिख देते, यहाँ पर ग्वाइनाइन लिख देते, यहाँ पर साइटोसिन लिख देते। अब ये एक स्ट्रैंड हो गया। अब इसके अपोजिट अगर आप इस तरह से निकालोगे तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। क्या बोला था मैंने, एंटी पैरेलल। तो व्हेनेवर यू ड्रॉ द अनदर वन, व्हेनेवर यू ड्रॉ द अनदर वन, तो ये उल्टा हो जाएगा। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड नाउ दिस कार्बन नंबर 1 या नाइट्रोजन बेस रहेगा, फिर उसके नीचे दूसरा, वन टू थ्री फोर 5, 1 2 3 4 5। अब देखो अभी कार्बन नंबर 1 को कभी भी अटैच रहता तो एडेनाइन रहेगा तो यहाँ थायमाइन आएगा, ग्वाइनाइन रहेगा तो कार्बन नंबर 1 में साइटोसिन रहेगा, यहाँ पर साइटोसिन है तो इसके साथ ग्वाइनाइन आएगा। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन बेसिस। हाइड्रोजन बॉन्ड देख लो उनके, A bind with T by double bond, G bind with by triple bond, and this is the triple bond. अब कौन सा एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता, 3 प्राइम में, थर्ड में। तो देखो यहाँ पर 3 प्राइम का हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ है, इसका यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। So here there is a formation of which bond, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो है खाली है सामने जाने के लिए, तो ये एंड कौन सा हो गया, 3 नंबर का, और ये देखो कौन सा हो गया, 5 नंबर का। तो हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम और यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये कभी भी ऊपर से नीचे फॉर्म होगा एक स्ट्रैंड, कौन सा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा ऐसा नहीं होगा, वो तो ऊपर चला जाएगा, यहां से ऊपर फॉर्म होते जाएगा। तो ये हो गया
3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। कभी भी आपका स्ट्रैंड 3 प्राइम डायरेक्शन में बढ़ते जाता, देखो इधर भी 3 प्राइम में ही बढ़ते जा रहा और इधर भी 3 प्राइम में बढ़ते जा रहा। क्यों? क्योंकि आपका जो कार्बन नंबर 3 है वही बढ़ने वाला कार्बन है। 3 पे ही नया कुछ अटैच हो सकता है, यहाँ पर 3 पे भी नया का अटैच, 3 पे, बाकी कहीं जगह ही नहीं है, राइट। सो दिस इज योर विच वन, दैट इज कॉल्ड डीएनए स्ट्रैंड। ओके, वाई दे आर एंटी पैरेलल। कर ना पॉज, तेच काय असतात ते समजत आहे का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 रुपये डब्यात टाकला। चल ते पहिले हे का काय ना 3 जर मायनस केले तुमचे तर 9 रुपये होतात। 9 रुपये फाईन बसली आहे। काय म्हटलं? क्लिअर केले मी पूर्ण, 9 रुपये फाईन आहे। मला माहिती आहे काही करा आता।